मित्रों, कल हमने देखा कि 17 अगस्त को महाराज आगरा से निकले। उसी के बाद 2-3 दिन का एक राजस्थानी पत्र आज मौजूद है। उस पत्र में लिखा है, सेवो दक्खनी और सेवो के पुत्तो शंभो दक्खनी पिटारा बैठकर भाग गए। बिना रुके महाराज नरवर से आगे निकले। वहां मुगल थाने में उन्होंने जो दक्षिण वापस घर लौटने के राज दरबार के पत्र थे वो दिखाए, तो फौजदार ने पत्र देख के उस पर ठप्पा लगा के उन्हें आगे जाने के लिए छोड़ दिया। शायद ये वकीलों का ही काम है कि ये 150-200 सेवाकारों के जो पत्र उन्होंने राज दरबार से प्राप्त किए थे उसकी उन्होंने शायद नकल उतार दी होगी, या फिर शाही ठप्पा कहीं अंदर से फिर दरबारी चाटुकारों से प्राप्त किया होगा। लेकिन क्योंकि ये पैसा और सोना चांदी के बदले आगरा में उनको ये ठप्पा प्राप्त करना कोई कठिन काम तो था नहीं, क्योंकि ये पैसे के पीछे कुत्ते जैसे भागने वाले ये इस्लामी आगरा में भरे पड़े थे। वो मेरी तरह सूत्री याद है ना, जर जोरू जमीन, इसके आगे क्या बचता है। ये नीतिमत्ता, विवेक, स्वामीनिष्ठ और ये धरती का कर्ज, दूध का कर्ज, पूर्वजों के उपकार, ईमान, भाई कुछ नहीं होता। ईमान तो सिर्फ उनके नबी के लिए होता है। तो यहाँ महाराज उस नरवर से आगे सरल दिशा में दक्षिण में डायरेक्ट नहीं गए, वो गए मथुरा। अब अंतर था 60 किलोमीटर। ये अंतर रात को देखते देखते महाराज ने पार किया। मथुरा में उनकी माता जिजाऊ के साथ वहां दक्कन में राज्य कारभार करने वाले एक अधिकारी थे, मोरोपंत पिंगले। ये मोरोपंत पिंगले जी की ससुराल मथुरा में थी और उनके जो साले साहब थे उनको महाराज व्यक्तिशाह पहचानते भी थे, तो एक विश्वास था। तो महाराज मथुरा में उनके ही घर गए। बाल शंभू राजे को उनके घर छोड़ने का निर्णय हुआ, क्योंकि वह बालक राजगढ़ तक लगातार यात्रा करने में सक्षम नहीं था। बिना शंभू राजे महाराज अपने साथीदार के साथ लगातार दिन रात करके रोज का 120-125 किलोमीटर का अंतर बिना शंभू राजे पार कर सकते थे। इसलिए निर्णय हुआ कि मथुरा में ही बाल शंभू राजे को छोड़ दिया जाए। महाराज ने बाल शंभू राजे के साथ अपना एक विश्वासु रखा, नाम है सर्जेराव जेधे। वैसे सर्जेराव जेधे हमारे पुणे जिले में ही एक गांव के देशमुख भी थे। दोनों को तुरंत सन्यासी बनाया गया। अब मेरे ख्याल से तो भाई ये बहुत गजब बात थी कि महाराज पूरा दस्त दिखा के वहां से निकले। औरंग्या के गाल पे सचमुच ये सन्नाटेदार तमाचा था। हिंदुस्तान का बादशाह वली औरंग्या गाल पे तमाचा मार के महाराज निकले थे। आगरा में 17 अगस्त को फिरोजी फर्जन महाराज के कपड़े डाल के जब सो गया तो उसके साथ अंदर मात्र 6 लोग थे। देर रात हो गई तो वो 6 लोग कुछ कारण देके निकले। आखिर के 3 लोग दवाइयां लाने बाहर पड़े। अच्छा, वो रोज के दवाइयां लाने वाले ही थे तो शक का कोई कारण नहीं था। ये बिल्कुल रूटीन जैसा था। थोड़ी देर रात हो गई और कुछ देर के बाद फिरोज फर्जन ने अपना कमाल दिखाया कि महाराज के कपड़े पूरे उन्होंने उतार दिए और एक आदमी सोता है वहीं एक गद्दे पे स्ट्रक्चर बनाया, तो वहाँ पे लोड कपड़े जो भी उसको चद्दर विद्दर मिले वो सब डाल के उसके ऊपर चद्दर ओढ़ ली और वो अपने खुद के कपड़े में बाहर आया। पहरेदारों ने पूछा तो बहुत मासूम तरीके से
उसने पहरेदारों को बताया कि भाई बड़ी देर हुई, मेरे साथीदार अब तक क्यों नहीं लौटे, महाराज को दवाई तो देनी है, चलो भैया मैं जरा देख के आता हूँ। तो इस प्रकार से फिरोजी फर्जन भी रात के अंधेरे में रफू चक्कर हो गए। हवेली में भाई साहब एक बंदा नहीं बचा था और बाहर 2000 मोमिन गाजियों की फौज पहरा दे रही थी। दूसरे दिन सुबह को आग की तरह यह खबर फैल गई। पौलाद को वहां अंदर मिले सिर्फ 2-4 गद्दे, चद्दर, महाराज के पोशाक, 2 जोड़ी शाल। आप समझ सकते हो कि फौलाद की क्या हालत हुई होगी। उस पे शामत आने वाली थी। लगभग 10-12 घंटे के बाद ये खबर मिली थी। तो महाराज मथुरा से भी आगे वहां निकल पड़े थे। फौलाद, घबराया हुआ फौलाद भागता भागता राम सिंह के पास आ गया। अब यहाँ मित्रों, राम सिंह ने फौलाद को कहा है और वो अभी ऑफिशियली लिखा भी जा चुका है, क्योंकि एक बंदे ने, राम सिंह ने कही हुई बात वहां लिखी है और यहाँ इतिहासकार राम सिंह पे संशय लेते हैं कि राम सिंह का फौलाद को जो उत्तर था कि क्या राजे गायब हो गए, अब तो जवाबदेही फौलाद सिर्फ तुम्हारी है। अब इसका अर्थ आज भी हमारे इतिहासकार खोज रहे हैं। कुछ कहते हैं कि शायद राम सिंह को पहले से पता होता, कुछ कहते हैं कि नहीं, वो तो अपने जवाबदेही से मुक्ति पाकर खुश हुआ था। जो भी है, लेकिन इतना तय है कि जब उसको पता चला कि महाराज आगरा से निकल गए तो उसको पीछे, फिर महाराज उसके पीछे जो पड़े थे जमान पत्र रद्द करने के लिए, उसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और 2-3 दिन के बाद औरंगिया को नरवर के थानेदार का वो ओरिजिनल दस्त भी मिल गया कि हम आपके हुक्म के ताबेदार है। आपके अनुमति का वो पत्र दिखा के मैंने उस पे ठप्पा लगवा कर उन्हें आगे छोड़ दिया और उसके पास वो बादशाह का अनुमति वाला असल दस्त भी था। औरंगिया ये सब देख के सुन्न पड़ गया। थोड़ी देर में दरबार में ही सबको रुकवा के खुद एकांतवास में चला गया। कुछ देर बाद बाहर आया तो उसी नरवर के थानेदार के पत्र पर राज दरबारियों के सामने उसने मात्र 3 शब्द लिखे, बेवकूफ। पूरे आगरा शहर को छावनी में तब्दील कर दिया था। गांव में हर एक बंदे की हजेरी शुरू हो गई। उसे अभी भी कहीं लग रहा था कि भाई 400-500 है तो कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। 3 दिन पूरा गांव, आसपास के छोटे गांव, देहात, सब फौज ने छान मारे। 20 अगस्त को छावनी के एक गांव में ये 2 हमारे वकील औरंगिया के हाथ लगे, रघुनाथ कोरडे, त्र्यंबक डबीर। इन दोनों वकीलों पे भाई साहब औरंगिया जम के बरसा, नंगा करके उन्हें अत्याचारित किया। बावजूद दर्द के दोनों ने मुंह नहीं खोला, अत्याचार सहते रहे। मित्रों, ये होता है एक निष्ठावान, विवेकी, संस्कारित चारित्र, और ये है हमारे असली हीरो, ना कि वो बड़बोले, वो बुड्ढे कराची वुड वाले। हाँ, काम के ना, क्या कहते हैं, काम के ना कांच के। हाँ, और उसमें से एक गद्दार तो वो साला वो तुर्की की वो महिला के साथ तो चाय पी के बैठा था, वो हमने देखा ना। ये थे रील वाले हीरो, लेकिन ये रघुनाथ राव कोराडे और त्र्यंबक डबीर जैसे हैं हमारे असली हीरो। औरंगिया ने दक्कन में दूसरी जगह अपने सरदार दिलेर खान के साथ
जो लड़ने गया था नेताजी पालकर, उसको धरूर के किले में औरंगजेब ने बंदी बनवाया। वास्तविकता नेताजी पालकर का इस आगरा प्रकरण से कोई संबंध नहीं था। भाई वो तो मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ने दक्कन गए थे, और वही धरूर के किले में उनके साथ थी उनकी पत्नी, लड़का जानोजी और उसके चाचा कोंडाजी पालकर। ये सब थे, सभी को कैदी बना दिया औरंगजेब ने। वो सभी कैदियों को आगरा लाया गया। वहां औरंगजेब ने उनको दीन की जबरदस्ती दावत दी। नेताजी पालकर का नाम बदल के रखा मोहम्मद मुर्शीद कुली खान। महाराज 17 अगस्त से ठीक 25 बाद रायगढ़ पहुंचे। और रायगढ़ पहुंचे तो हजारों दीपावली दशहरे जैसा आनंद राजगढ़ पे अपना रंग बिखेर रहा था। सभी लोग अत्यंत आनंदित थे, मानो उनमें 100 हाथियों का नया बल लाया हो। वहाँ महाराष्ट्र में माता जिजाऊ ने भी 15 अगस्त यानी महाराज के निकलने से मात्र 2 दिन पहले कोल्हापुर के नजदीक का रांगणा किला आदिल शाह से जीत लिया था। मित्रों विचार करो, लड़का कैद में वहां है आगरा में, लेकिन यहाँ शासन करती बूढ़ी माता ने अपनी फौज को भेज के वहां का किला जीत लिया। धन्य है हमारे भारत की महान महिला शक्ति। और ये भी देखो, ना यहाँ महाराष्ट्र में गद्दारी, ना आगरा में गद्दारी। हाँ, आप सोच नहीं सकते, थोड़ी सी गलती हो जाती, थोड़ा सा कोई गद्दार अगर एकाध भी बन जाता तो ये पूरी की पूरी योजना फेल होने वाली थी। और यहाँ महाराज तो वहाँ 2-2.5 महीने आगरा में बहुत दूर थे, तो यहाँ विद्रोह होने की भी कोई चांस था, लेकिन विद्रोह नहीं हुआ। पूर्ण सामान्य रूप से 5 महीने का ये स्वराज्य का कारभार आराम से चला। और वो मिर्जा राजे जयसिंह को औरंगजेब ने बाद में बुरहानपुर में विष प्रयोग करके मार डाला। और वो उदराज मुंशी, इनका सलाहकार मिर्जा राजे जयसिंह का, वो तुरंत भाई मोमेडियन बन गया। तो बचा राम सिंह। राम सिंह आगरा के दरबार में बना रहा, लेकिन इस घटना के बाद राम सिंह को दरबार का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हुआ। मित्रों, गत 100 एपिसोड से मैं कम से कम 60-65 उदाहरण अब तक दे चुका हूं कि राजपूतों के पीठ पर इन इस्लामी दरिंदे ने बार बार खंजर भोंका है। उनकी निष्ठा का उचित फल राजपूतों को इन मुगलों ने या इन इस्लामी दरिंदों ने आज तक कभी भी नहीं दिया। लेकिन ये हमारा राम सिंह मरते दम तक एक मुगल का निष्ठावान बना रहा। वैसे जाते जाते बता दूं कि राम सिंह स्वतः संस्कृत का महापंडित था। दुर्भाग्य है हमारा, क्या करें। वंदे मातरम।